हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सबको ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगा के कर रहे होंगे और प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे अपकमिंग एग्ज़ाम्स टेस्ट्स के लिए। मे बी वो ऑनलाइन ही हो बट होने तो हैं ही। मैंने आज सोचा कि चलिए आप लोग का थोड़ा बहुत मैं भी कंट्रीब्यूशन कर दूं आप लोग की तैयारी में। तो मैं लेके आ गई हूँ आप लोग के हेल्प के लिए जो हमारा बुक है क्लास 12 हिस्ट्री का थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1। उसका थर्ड चैप्टर था हमारा किनशिप कास्ट एंड क्लास। उसका फर्स्ट जो टॉपिक था वो हमने पहले पार्ट में वीडियो के डिस्कस कर लिया है। उसका सेकंड टॉपिक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे हम लोग इस वीडियो में। जो लोग नए हैं अगर वो चाहते हैं मेरा इसके पहले का टॉपिक देखना तो वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी इस चैप्टर के नेम से। और अगर आपके इसके पीछे के दोनों चैप्टर्स देखने हैं तो उसके भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे चैप्टर्स के नेम वाइज। एंड येस, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको हर वीडियो में मिलेगा और किसी चैनल पे शायद ही मिलेगा। और इतने अच्छे से एक्सप्लेनेशन तो शायद ही मिलेगा या फिर नहीं ही मिलेगा, मैं कह सकती हूँ। बिना देरी किए अब फटाफट से शुरू करते हैं बिकॉज जो हमारा सेकंड टॉपिक है किनशिप एंड मैरिज मेनी रूल्स एंड वेरिड प्रैक्टिसेस, ये थोड़ा लंबा जाने वाला है, मतलब लंबा टॉपिक है अदर्स के कंपैरिजन। और ये हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे ये चैप्टर बिकॉज ये हम अपनी सोसाइटी से अपने जो लिविंग लाइफ है उससे थोड़ा रिलेट कर सकते हैं हम लोग इसको, बिकॉज हमारे समाज में हमें ऐसे कुछ देखने को मिलता है तो उसी के बारे में अर्ली टाइम का ये बताया गया है। तो ये हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, थोड़ा आसान होगा इस चैप्टर को समझना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ज़रूर से ज़रूर। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरी हो इस चैप्टर को रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। चलिए बिना देरी किए अब शुरू करते हैं। ये है हमारा सेकेंड टॉपिक जिसका नाम है किनशिप एंड मैरिज मेनी रूल्स एंड वेरिड प्रैक्टिसेस। इसका की मतलब होता है बंधुता एवं विवाह, अनेक नियम और व्यवहार की विभिन्नता, यानी कि वेरिड प्रैक्टिसेस। अब इसका फर्स्ट सब टॉपिक है फाइंडिंग आउट अबाउट फैमिलीज, मतलब उस टाइम के परिवारों के बारे में जानकारी हासिल करना, यही है परिवारों के बारे में जानकारी। चलिए इसको शुरू करते हैं। और यहाँ पे एक दिया हुआ है टर्म्स फॉर फैमिली एंड किन, इसको हम देख लेते हैं एक बार। संस्कृत टेक्स्ट यूज द टर्म कुल टू डिस्क्राइब फैमिलीज and jati for the larger network of kingfold. The term यहाँ पे वॉमसा लिखा हुआ है लेकिन इसका मतलब वॉमसा लिखा हुआ है, मेरे प्रोनाउंसिएशन आप लोग को वॉमसा लग रहा होगा, वॉमसा मैं पढ़ रही हूँ, इसको वंस पढ़ते हैं। इज यूज्ड फॉर लीनेज। तो संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए और जाति शब्द का बांधवों के बड़े समूह के लिए होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी कुल के पूर्वज इकट्ठे रूप में एक ही वंश के माने जाते हैं, यही इसमें बताया गया है। चलिए हमारे मेन सब टॉपिक पे आते हैं जो हमें पढ़ना है, उसको लाइन बाय लाइन हिंदी करके समझते हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है। We often take family life for granted. हम बहुधा पारिवारिक जीवन को सहज ही स्वीकार कर लेते हैं। However, you may have noticed that not all families are identical. They vary in terms of number of members, their relationship with one another, as well as the kinds of activities they share. किंतु आपने देखा होगा कि सभी परिवार एक जैसे नहीं होते। ऑफकोर्स ये तो आप लोग देख ही सकते हैं, मतलब किसी की फैमिलीज़ में नंबर ऑफ़ मेंबर्स कम हो सकते हैं, किसी में ज़्यादा हो सकते हैं, किसी की जॉइंट फैमिली होती है, किसी की न्यूक्लियर फैमिली होती है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि पारिवारिक जनों की गिनती, एक दूसरे से उनका रिश्ता और उनके क्रियाकलापों में भी भिन्नता होती है। Often people belonging to the same family share food and other resources and live, work and perform rituals together. कई बार एक ही परिवार के लोग भोजन और अन्य संसाधनों का आपस में मिल बांट कर इस्तेमाल करते हैं, एक साथ रहते हैं और काम करते हैं और अनुष्ठानों को साथ ही संपादित करते हैं। ये हमारी तरफ बहुत देखा जाता है। Families are usually parts of larger networks of people defined as relatives, or to use a more technical term, kinfolk. और परिवार एक बड़ी समूह का हिस्सा होते हैं जिन्हें हम संबंधी कहते हैं, जो कि हमारे एग्जाम के रिजल्ट टाइम पे सबसे ज़्यादा बेचैन होते हैं हमारे परसेंटेज जाने के लिए। तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करें तो हम संबंधियों को जाति समूह कह सकते हैं। While familial ties are often regarded as natural and based on blood, they are defined in many ways. For instance, some societies regard cousins as being blood relations, whereas others do not. पारिवारिक रिश्ते नैसर्गिक और रक्त संबंध माने जाते हैं, किंतु इन संबंधों की परिभाषा अलग अलग तरीके से की जाती है। कुछ ऐसे समाज हैं जहां भाई बहन जो कि चचेरे होते हैं, मौसी के लड़के या फिर फुआ के, उनको खून का रिश्ता माना जाता है, लेकिन कई ऐसे समाज हैं जहाँ पे उनको खून का रिश्ता नहीं माना जाता है, तो जिनको हम कजन्स कहते हैं, कजन्स की बात हो रही है।
For early societies, historians can retrieve information about elite families fairly easily. It is, however, far more difficult to reconstruct the familial relationships of ordinary people. आरंभिक समाजों के संदर्भ में इतिहासकारों को विशिष्ट परिवारों के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाती है, किंतु सामान्य लोगों के पारिवारिक संबंधों को पुनर्निर्मित करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सामान्य लोगों के बारे में तो उतने इंस्क्रिप्शंस रहते नहीं हैं हमारे पास, तो हिस्टोरियंस को बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि उस टाइम के कॉमन पीपल कैसे रहते होंगे, उनके फैमिलीज कैसी होती होंगी, उनका जो सामाजिक रहन सहन था वो कैसा था. Historians also investigate and analyze attitudes towards family and kinship. These are important because they provide an insight into people's thinking. It is likely that some of these ideas would have shaped their actions just as actions may have led to changes in attitudes. इतिहासकार परिवार और बंधुता संबंधी विचारों का भी विश्लेषण करते हैं. इनका अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इससे लोगों की सोच का पता चलता है. संभवतः इन विचारों ने लोगों के क्रियाकलापों को प्रभावित किया होगा, इसी तरह व्यवहार ने विचारों पर भी असर डाला होगा. सो अब है हमारे ये सेकंड सब टॉपिक, द आइडियल ऑफ पेट्रिलिनी. बगल में पेट्रिलिनी का मीनिंग दिया हुआ है, मेट्रिलिनी का मीनिंग दिया हुआ है, तो पहले हम लोग उसको जान लेते हैं, फिर हम लोग इसको इस सब टॉपिक को पढ़ेंगे. पेट्रिलिनी मीन्स ट्रेसिंग डिसेंट फ्रॉम फादर टू सन, ग्रैंड सन एंड सो ऑन. तो इसको कहते हैं पितृवंशिकता. का अर्थ है वंश परंपरा जो पिता के पुत्र, फिर पौत्र, फिर परपौत्र आदि से चलती है. और मैट्रिलिनी यानी कि माँ की तरफ से. आप मैट्रिलिन कनेक्ट कर देख सकते हैं. पेट्रिलिनी पिता की तरफ से, मैट्रिलिनी माता की तरफ से. तो मातृवंशिकता शब्द का इस्तेमाल हम तब करते हैं जहाँ वंश परंपरा माँ से जुड़ी होती है. उम्मीद है आप लोग को ये समझ आ गया होगा. अब हम लोग फटाफट से अपना सब टॉपिक कवर करते हैं. द आइडियल ऑफ पेट्रिलिनी. Can we identify points when kinship relations changed? क्या हम उन बिंदुओं को निर्दिष्ट कर सकते हैं जब बंधुता के रिश्तों में परिवर्तन आया? At one level, the Mahabharata is a story about this. एक स्तर पर महाभारत इसी की कहानी है. It describes a feud over land and power between two groups of cousins, the Kauravas and Pandavas, who belonged to a single ruling family, that of the Kurus, a lineage dominating one of Janpads. यह बांधवों को दो दलों कौरव और पांडव के बीच भूमि और सत्ता को लेकर हुए संघर्ष का चित्रण करती है. कौन? महाभारत. दोनों ही दल कुरु वंश से संबंधित थे जिनका एक जनपद पर शासन था. Ultimately, the conflict ended in a battle in which the Pandavas emerged victorious. और यह संघर्ष एक युद्ध में परिणत हुआ जिसमें पांडव विजयी हुए, पांडवों की जीत हुई. ये सब कोई जानता है. After that, patrilineal succession was proclaimed. While patrilineal had existed prior to the composition of epic, the central story of the Mahabharata reinforced the idea that is valuable. तो इनके उपरांत जो पितृवंशिक उत्तराधिकार को उद्घोषित किया गया. हालांकि पितृवंशिकता महाकाव्य की रचना से भी पहले मौजूद थी. महाभारत की मुख्य महाकाव्य मतलब महाभारत समझिएगा, महाभारत की मुख्य कथा वस्तु ने इस आदर्श को और सुदृढ़ किया. Under Petrolini, sons could claim the resources, including the throne in case of kings, of their fathers when the latter died. तो पितृवंशिकता में पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उनके संसाधनों पर और राजाओं के संदर्भ में सिंहासन भी अधिकार जमा सकते थे. मतलब कि जो पिता का था वो पुत्र का हो जाता था पेट्रोलिनी में. Most ruling dynasties 6th century BCE onwards claimed to follow this system, although there were variations in practice. Sometimes there were no sons. अधिकतर राजवंश लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पितृवंशिकता प्रणाली का अनुसरण करते थे, मतलब इसका पालन करते थे. हालांकि इस प्रथा में भी विभिन्नताएं थी. कई बार ऐसा होता था कि पुत्र ही नहीं होते थे. In some situations, brothers succeeded one another. Sometimes other kinsmen claimed the throne, and in very exceptional circumstances, women such as Prabhavati Gupta exercised power. कभी पुत्र के न होने पर एक भाई दूसरे भाई का उत्तराधिकारी हो जाता था, तो कभी बंधु बांधव सिंहासन पर अपना अधिकार जमाते थे. कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्रियां जैसे कि प्रभावती गुप्त, जो कि हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था, सत्ता का उपभोग करती थी. The concern with Petrolini was not unique to ruling families. पितृवंशिकता के प्रति झुकाव शासक परिवारों के लिए कोई अनूठी बात नहीं थी. It is evident in mantras in ritual texts such as Rig Veda. It is possible that these attitudes were shared by wealthy men and those who claimed high status, including Brahmins. ऋग्वेद जैसे कर्मकांडीय ग्रंथ के मंत्रों से भी यह बात स्पष्ट होती है, और यह संभव है कि धनी वर्ग के पुरुष और ब्राह्मण भी ऐसा ही दृष्टिकोण रखते थे. और आज भी बहुत ऐसा कुछ चलता ही आ रहा है कि जो भी थोड़ा बहुत आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं अपनी सोसाइटी से.
यहाँ पे प्रोड्यूसिंग फाइन सन्स। सो ये हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे। अगर आपको ऐसे जो ब्लू बॉक्सेस में जो भी कुछ दिया रहता है और इसके बाद जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं उसका आंसर्स आपको जानना है तो इसके लिए अलग से मैंने वीडियो बना रखा है, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा मेरे ही चैनल पे। आप सब कुछ इसमें लाइन बाय लाइन समझ सकेंगे और इसके आंसर्स भी हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको उसमें भी पता चल जाएगा। एंड इस चैप्टर्स के भी मैं डाल दूँगी कुछ ही दिन में। सो इसको हम लोग बाद में करते हैं, अभी हम लोग चलते हैं अपने थर्ड सब टॉपिक पे। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा थर्ड सब टॉपिक, रूल्स ऑफ मैरिज। मतलब कि उस समय विवाह के नियम। While sons were important for the continuity of the patrilineage, daughters were viewed rather differently within this framework. जहाँ पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र महत्वपूर्ण थे, वहाँ इस व्यवस्था में पुत्रियों को अलग तरह से देखा जाता था। एंड ये कहीं ना कहीं अभी भी चला आ रहा है। दे हैड नो क्लेम टू द रिसोर्सेज ऑफ द हाउस होल्ड। पैतृक संसाधनों पर उनका कोई अधिकार नहीं था। At the same time, marrying them into families outside the kin was considered desirable, और अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना ही अपेक्षित था। This system, called exogamy, literally marrying outside, meant that the lives of young girls and women belonging to families that claimed high status were often carefully regulated to ensure that they were married at the right time and to the right person. और इस प्रथा को बहिर्विवाह पद्धति कहते हैं, और इसका तात्पर्य यह था कि ऊंची प्रतिष्ठा वाले परिवारों की कम उम्र की कन्याओं और स्त्रियों का जीवन बहुत सावधानी से नियमित किया जाता था, जिससे उचित समय और उचित व्यक्ति से उनका विवाह किया जा सके। This gave rise to the belief that कन्यादान or the gift of a daughter in marriage was an important religious duty of the father। और इसका प्रभाव यह हुआ कि कन्यादान अर्थात विवाह में कन्या की भेंट को पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना गया। यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैरिजेस दिया हुआ है, इसको भी हम लोग एक बार पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका नेक्स्ट पैरा शुरू करेंगे। सो फर्स्ट है एंडोगैमी। एंडोगैमी रिफर्स टू द मैरिज विद इन अ यूनिट। दिस कुड बी अ किन ग्रुप, कास्ट और अ ग्रुप लिविंग इन अ सेम लोकेलिटी। अंतर्विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते थे। यह समूह एक गोत्र, कुल अथवा एक जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वाले का हो सकता था। सेकेंड है एक्सोगैमी। एक्सोगैमी रिफर्स टू द मैरिज आउटसाइड द यूनिट। बहिर्विवाह गोत्र से बाहर विवाह करने को कहते हैं, गोत्र से बाहर विवाह करने को। थर्ड है पॉलीगिनी। इज द प्रैक्टिस ऑफ अ मैन हैविंग सेवरल वाइफ्स। इसमें एक पुरुष की अनेक पत्नियां होने की सामाजिक परिपाटी है। और फोर्थ है पॉलीएंड्री। इज द प्रैक्टिस ऑफ अ वुमेन हैविंग सेवरल हस्बैंड्स। एक स्त्री के अनेक पति होने की पद्धति है, जैसे कि द्रौपदी। विद द इमर्जेंस ऑफ न्यू टाउन, सोशल लाइफ बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स। नए नगरों के उद्भव से सामाजिक जीवन अधिक जटिल हुआ। पीपल फ्रॉम नियर and far made to buy and sell their products and share ideas in urban milieu। यहाँ पर निकट और दूर से आकर लोग मिलते थे और वस्तुओं की खरीद फरोख्त के साथ ही इस नगरीय परिवेश में विचारों के भी आदान प्रदान होता था। This may have led to a questioning of earlier belief and practices। संभवतः इस वजह से आरंभिक विश्वासों और व्यवहारों पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए। Faced with this challenge, the Brahmins responded by laying down codes of social behavior in great detail। इस चुनौती के जवाब में ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार संहिताएं तैयार की। These were meant to be followed by Brahmins in particular and the rest of society in general. From 500 BCE, these norms were compiled in Sanskrit texts known as the Dharma Sutras and Dharma Shastra। The most important of such works, the Manusmriti, was compiled between 200 BCE and 200 CE। तो ब्राह्मणों की इन आचार संहिताओं का विशेष पालन करना होता था, किंतु बाकी समाज को भी इसका अनुसरण करना पड़ता था। लगभग 500 ईसा पूर्व से इन मानदंडों का संकलन धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में किया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति थी, जिसका संकलन लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हुआ। ये क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स में, 1 वर्ड में, इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। While the Brahman authors of this text claimed that their point of view had universal validity and that what they describe had to be obeyed by everybody, it is likely that real social relations were more complicated। हालांकि इन ग्रंथों के ब्राह्मण लेखकों का यह मानना था कि उनका दृष्टिकोण सार्वभौमिक है और उनके बनाए नियमों का सबके द्वारा पालन होना चाहिए, किंतु वास्तविक सामाजिक संबंध कहीं अधिक जटिल थे। Besides, given the regional diversity within the subcontinent and the difficulties of communication, the influence of Brahmins was by no means all pervasive।
इस बात को भी ध्यान में रखना जरूरी है कि उपमहाद्वीप में फैली क्षेत्रीय विभिन्नता और संचार की बाधाओं की वजह से भी ब्राह्मणों का प्रभाव सार्वभौमिक कदापि नहीं था। What is interesting is that Dharma Sutras and Dharma Shastra recognized as many as 8 forms of marriage. दिलचस्प बात यह है कि धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र विवाह के 8 प्रकारों को अपनी स्वीकृति देते हैं। Of these, the first 4 were considered as good while the remaining were condemned. और इनमें से पहले 4 उत्तम माने जाते हैं और बाकियों को निंदित माना गया है। It is possible that these were practiced by those who did not accept Brahmanical norms. और यह संभव है कि ये विवाह पद्धतियाँ उन लोगों में प्रचलित थी जो ब्राह्मणीय नियमों का अस्वीकार करते थे, उनका पालन नहीं करते थे। तो ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। एंड हमारा 4th सब टॉपिक है द गोत्र ऑफ वुमेन। इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। एंड यस, जो बात मैं हमेशा कहती हूँ इस बार मैं कहना पहले भूल गई, बट अब ये कह दे रही हूँ। अगर आपने अपने साथ बुक खोल के नहीं बैठा है तो प्लीज़ बुक खोल के बैठ जाइए, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। आप भी अपने साथ साथ मिलाते हुए चलेंगे कि हाँ मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, तो आप भी मिलाते हुए चलेंगे कि हाँ ये चल रहा है, अभी ये हमें पढ़ना है। तो आप लोग अपने साथ प्लीज़ 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 बुक खोल के बैठा कीजिए, सो इससे आपको ज़्यादा समझ आएगा। पढ़ते हम लोग द गोत्र ऑफ वुमेन, यानी कि स्त्री का गोत्र। वन ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस एविडेंट फ्रॉम 1000 BCE ऑनवर्ड्स वाज टू क्लासिफाई पीपल स्पेशली ब्राह्मण्स इन टर्म्स ऑफ गोत्रस। एक ब्राह्मणीय पद्धति जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद से प्रचलन में आई, वह लोगों को, खासतौर से ब्राह्मणों को गोत्रों में वर्गीकृत करने की थी। Each gotra was named after a Vedic seer, and all those who belonged to the same gotra were regarded as his descendants. तो प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। 2 rules about goth were particularly important. Women were accepted to give up their father's goth and adopt that of their husband on marriage, and members of the same gotra could not marry. जो गोत्रों के 2 महत्वपूर्ण नियम थे। विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति का गोत्र का मान मतलब एक्सेप्ट कर लेना रहता था, तथा एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे। अभी भी आप लोग अपने घर में पूछ लीजिएगा, आप लोग का भी कुछ गोत्र होता ही होगा, मेरा भी कुछ है, ऐसे अभी भी ये चली आ रही है परंपरा हमारे बीच में। तो One way to find out whether this was commonly followed is to consider the names of men and women. क्या इन नियमों का सामान्यतः अनुसरण होता था? इस बात को जानने के लिए हमें स्त्री और पुरुष नामों का विश्लेषण करना पड़ेगा। Which were sometimes derived from गोत्र names, जो कि कभी कभी गोत्रों के नाम से उद्धृत होते थे। These names are available for powerful ruling lineages such as Satavahanas, who ruled over parts of western India and the Deccan, 2nd century BCE to 2nd century CE. Several of their inscriptions have been recovered, which allow historians to trace family ties including marriages. तो हमें कुछ नाम सतवाहनों और जैसे प्रबल शासकों के वंश से मिलते हैं। इन राजाओं का पश्चिमी भारत और डेक्कन के कुछ भागों पर शासन था, जो कि लगभग 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 2वीं शताब्दी ईस्वी तक। सतवाहनों के कई अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनके आधार पर इतिहासकारों ने पारिवारिक और वैवाहिक रिश्तों का खाका तैयार किया है। यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, ये एक सतवाहना राजा तथा उसकी पत्नी सतवाहना राजाओं की आकृतियाँ बहुधा उन गुफाओं की भित्तियों पर उत्कीर्ण की जाती थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं के दान में दिया जाता था। यह मूर्ति लगभग 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मैंने आपको अभी हिंदी पढ़ के बताया। और उपनिषद में मातृनाम यानी कि मेट्रोनिमिक्स इन उपनिषद्स, इसमें क्या है मैं आपको बता देती हूँ। बृहदारण्यक उपनिषद में, जो आरंभिक उपनिषदों में से एक है, आचार्यों और शिष्यों की उत्तरोत्तर पीढ़ियों की सूची मिलती है, जिनमें कई लोग को उनके मातृ नामों से निर्दिष्ट किया गया था। Some of the Satvahana rulers were polygynous, that is, had more than one wife. कुछ सतवाहना राजा बहुपत्नी प्रथा अर्थात एक से अधिक पत्नी को मानने वाले थे। As examination of names of women who married Satvahana rulers indicate that many of them had names derived from gotras such as Gautama and Vasishtha, their father's gotra. सतवाहना राजाओं से विवाह करने वाली रानियों के नामों का विश्लेषण इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि उनके नाम गौतम तथा वशिष्ठ गोत्रों से उद्भूत किए थे, जो उनके पिता के गोत्र थे। They evidently retained these names instead of adopting names derived from their husband's gotra name as they were required to do according to the Brahmanical rules. इससे प्रतीत होता है कि विवाह के बाद भी अपने पति कुल के गोत्र को ग्रहण करने की अपेक्षा, जैसे ब्राह्मणीय व्यवस्था में अपेक्षित था, उन्होंने पिता के गोत्र का ही नाम कायम रखा।
What is also apparent is that some of these women belong to the same Gotra. As is obvious, this ran counter to the ideal of exogamy recommended in the Brahmanical text. और यह भी पता चलता है कि कुछ रानियां एक ही गोत्र में की थीं। यह तथ्य बहिर्विवाह पद्धति के नियमों के विरुद्ध था। In fact, it exemplified an alternative practice, that of endogamy or marriage within the kin group, which was and is prevalent amongst several communities in South India. Such marriages amongst kinfolk such as cousins ensured a close-knit community. वस्तुतः यह उदाहरण एक वैकल्पिक प्रथा अंतर्विवाह पद्धति अर्थात बंधुओं में विवाह संबंध को दर्शाता है, जिसका प्रचलन दक्षिण भारत के कई समुदायों में भी है। बांधवों, ममेरे, चचेरे इत्यादि भाई बहन के साथ जोड़े गए विवाह संबंधों की वजह से एक सुगठित समुदाय उभर पाता था। It is likely that there were variations in other parts of the subcontinent as well, but as yet it has not been possible to reconstruct specific details. संभवतः उपमहाद्वीप के और भागों में अन्य विविधताएं भी मौजूद थीं, किंतु उनके विशिष्ट ब्यौरों को पुनर्निर्मित करना संभव नहीं हो पाया है, क्योंकि हमारे पास जितने संसाधन हैं उससे हमें यही जितना कुछ पता चला वो हमने पढ़ लिया, और बाकी कुछ नहीं पता चल पाया। संभवतः होता होगा और भी बहुत कुछ। वर मदर्स इम्पोर्टेंट, क्या माताएं महत्वपूर्ण थी? यह हमारा 5th सब टॉपिक और इस टॉपिक का लास्ट सब टॉपिक। We have seen that Satavahana rulers were identified through metronymics, names derived from that of the mother. हमने पढ़ा कि सतवाहना राजाओं को उनके मातृ नाम यानी कि माता के नाम से उद्भृत से चिन्हित किया जाता था। Although this may suggest that mothers were important, we need to be cautious before we arrive at any conclusion. इससे यह प्रतीत होता है कि माताएं बहुत महत्वपूर्ण थी, किंतु किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। In the case of Satavahanas, we know that succession to the throne was generally patrilineal. और सतवाहना राजाओं के संदर्भ में हमें यह ज्ञात है कि सिंहासन का उत्तराधिकारी पितृवंशक होता था। सो फ्रेंड्स, हमारा ख़त्म हो गया सेकंड जो हमारा टॉपिक था, किनशिप, कास्ट एंड कुछ था, मैं नाम भूल गई, किनशिप एंड मैरिज, तो वो हमारा ख़त्म हो गया। उसमें 5 सब टॉपिक्स थे, हमने पढ़ लिया। उम्मीद है आप लोग को सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट्स होंगे, कोई भी क्वेश्चन होगा, कुछ भी आपको पूछना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आपको सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको मिल जाएंगे कमेंट सेक्शन में। और उम्मीद करती हूँ आप लोग को वीडियो समझ आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।